कलासा बंडोरी परियोजना को सरकार से मंजूरी मिल गई है। कलासा बंडोरी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। इसका संबंध हो जाएगा कर्नाटक से। गोवा कर्नाटक के काफ़ी लंबे गतिरोध के बाद अभी हाल ही में कर्नाटक चुनाव के ठीक पहले आप लोग देखेंगे तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा कहा गया कि कर्नाटक में कलसा बंडोरी पेयजल परियोजना के लिए पर्यावरण यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। इन्वायरमेंटल ठीक है जो इशू आ रहा था इस प्रोजेक्ट को लेके उसको पूरी तरीके से ठीक है अप्रूवल दे दिया गया, खासकर कर्नाटक चुनाव को ध्यान में रखते हुए। इसके बारे में आप लोग जानने का प्रयास कीजिए क्या है। यहाँ पे दो रिवर की हम लोग चर्चा करते हैं। पहला रिवर आप देख पा रहे हैं महादई रिवर इसको बोला जाता है, और दूसरी है यहाँ पे कृष्णा की एक उप सहायक नदी है यहाँ पे ठीक है मालप्रभा रिवर। अगर हम लोग महादई रिवर की बात करें तो गोवा का ये भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मीठे पानी का स्रोत के रूप में इस रिवर को जाना जाता है। गोवा में इस रिवर का नाम ठीक है मांडवी हो जाता है। मांडवी का जो नाम है ठीक है आप लोग इससे कहीं परिचित होंगे। गोवा में इस नदी को मांडवी रिवर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे इस महादई रिवर का जो पानी है ठीक है मालप्रभा रिवर में ट्रांसफ़र करने की यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से बात चल रही थी। चूँकि ये जो कर्नाटक का क्षेत्र है अगर मैं यहाँ पे मैप बनाऊँ तो मान के चलिए ये यही इलाका है ठीक है, और जो मलाई जो रिवर है इधर से पश्चिमी घाट पे ठीक है आके अरब सागर में जाके पूरी तरीके से मिल जाती है। अब इसी का जो पानी है कहाँ डालना है, इधर मालप्रभा रिवर में यहाँ पे डालना है जो कृष्णा की एक सहायक नदी है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि मानसून जब भारत पे एंट्री करेगा इधर तो इधर बहुत ऊंची ऊंची जो पर्वतें हैं इसकी वजह से जो बीच वाला जो इलाका है खासकर इधर दक्कन का इलाका हो गया, धारवाड़ हो गया ठीक है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे बड़ी मात्रा में वर्षा नहीं होती और यहाँ पे पेयजल की समस्या होती ही होती है। अब देखेंगे यहाँ पे तो जैसे इधर धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट हो गया उसी तरीके से यहाँ पे ठीक है अब बेलागवी हो गया, उसी तरीके से बेलागवी के साथ साथ बागलकोट हो गया, गदग हो गया, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं। माना जाता है कि राजस्थान के बाद से सबसे अगर शुष्क क्षेत्र है तो दूसरे नंबर में इन सारे क्षेत्रों को रखा जाता है। और इधर पीने के पानी तक का सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाता है, यहाँ का वाटर लेवल काफ़ी नीचे गिर चुका है। अब आपको समझना है कि इसी की महादई रिवर की दो छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं ठीक है, जैसे कि एक है कालसा रिवर और एक है यहाँ पे बंदोरी रिवर। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। अब माना जाता है कि इन्हीं नदियों के सहारे अब यहाँ पे इस पानी को अर्थात महादई रिवर के पानी को यहाँ पे ट्रांसफ़र ठीक है करने की यहाँ पे बात चल रही है। अब इसको मंजूरी दे दी गई। यहाँ पे देख पा रहे हैं ठीक है, इसको इंटरलिंकिंग करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है ताकि कर्नाटक के सूखे वाले इलाके पे पानी को पहुँचाया जा सके। गोवा में बहुत सारी नदियाँ हैं लेकिन ध्यान रखिएगा महादई जो रिवर है इसका मुहाना बड़ा है, तो समुद्रों से आप कह सकते हैं ठीक है जो समुद्रों का जो खारा पानी इसमें बहुत अधिक इंटर नहीं कर पाता है, छोटी छोटी नदियों में आसानी से इंटर कर जाएगा जो पीने लायक नहीं रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे गोवा के द्वारा काफ़ी लंबे समय तक इसका विरोध किया जा रहा था। अब इस पानी को ठीक है 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। इसके कुछ हिस्से यहाँ पे महाराष्ट्र के क्षेत्रों को भी यहाँ पे मिल जाएंगे, कुछ हिस्सा यहाँ पे कर्नाटक को और एक बड़ा हिस्सा जो है यहाँ पे गोवा को मिलते रहेगा। महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रमुख कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस, राजेश गोपीनाथन, फकीर चंद कोहली, एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, एन चंद्रशेखरन। महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता टाटा संघ के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन करेंगे और इसका पूरा घोषणा भी कर दिया गया है नागपुर विधानसभा में। जो ठीक है महाराष्ट्र के जो ठीक है उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा घोषणा कर दिया गया है। ऐसा इनको क्यों बनाया जा रहा है तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र को ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए राज्य सरकार एक आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन कर रही है। काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है यहाँ पे, नाम है एन चंद्रशेखरन, टाटा संघ के अध्यक्ष भी हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा एथिलीन ग्लाइकोल गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2022 जारी किया गया। एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग डैश डैश के निर्माण में किया जा रहा है। पॉलिस्टर फाइबर, एंटी फ्रीजर योगो है, ए और बी दोनों रासायनिक खाद। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा ठीक है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के साथ रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने दिसंबर 2022 में
यह आदेश दिया हुआ था। चर्चा में क्यों था तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि एक भारतीय जो दवा कंपनी थी, एक भारतीय दवा कंपनी जो थी, ठीक है, उसके द्वारा बनाई गई औषधीय सिरप जिसका नाम था डॉक वन मैक्स, इसी के सेवन करने के कारण समरकंद में, ठीक है, मध्य एशिया का जो क्षेत्र है समरकंद में उज्बेकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोप के कारण अधिसूचना जारी की गई। समरकंद में माना जाता है कि 18 बच्चों की यहाँ पे क्या हो गई थी, यहाँ पे मौत हो गई थी। तो उज्बेकिस्तान, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पे आरोप लगाया गया था, इसीलिए चर्चा में है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसका जो उपयोग है पॉलिस्टर फाइबर के रूप में या फिर कच्चे माल के रूप में, और एंटी फ्रीजर, यहाँ पे देख पा रहे हैं एंटी फ्रीजर योगों के लिए यहाँ पे किया जाता है। अप्रैल-नवंबर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में डैश डैश की वृद्धि हुई है। 13%, 16%, 18%, उसके बाद यहाँ पे 20%। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, 20% की यहाँ पे वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। अप्रैल-नवंबर वित्त वर्ष, अप्रैल-नवंबर वित्त वर्ष अगर 2022 और 23 के दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में देखा जाए तो 16% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के जो प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार इस अवधि के दौरान देखा जाए तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बताया गया है कि उत्पादों का कुल जो निर्यात था 17.43 बिलियन डॉलर था। वित्त वर्ष 2021 और 22 की इसी अवधि की तुलना में प्रसंस्कृत और फलों और सब्जियों में देखा जाए तो काफ़ी वृद्धि हुई है, लगभग 32.6% की वृद्धि हुई है। जबकि ताज़े फलों में देखा जाए, ताज़े फलों में तो लगभग यहाँ पे 4% की वृद्धि हुई है। ये सब यहाँ पे, ठीक है, डेटा है, आपको ध्यान रखना है। बीपीएससी की कोई गारंटी नहीं है कहाँ से प्रश्न बना देगा। लुइज इनसियो लुला दा सिल्वा ने निम्नलिखित में से किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 39, ब्राज़ील, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में इसने शपथ ली है। लूला यहाँ पे देख पा रहे हैं, शॉर्ट में इसको लूला भी, ठीक है, बोला जाता है। लूला ने अक्टूबर में जो चुनाव हुआ था तो अपने प्रतिद्वंदी जायर बोल्सोनारो को हराया था और वह तीसरे राष्ट्रपति कार्यकाल की अब शुरुआत करेंगे। लूला भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सत्ता में लौटे हैं, जिसके कारण उन्हें 1.5 साल की यहाँ पे सज़ा भी हुई थी। फाइनली फिर से क्या हो गया, उनका कंटिन्यू बन गया यहाँ पे, ठीक है, फिर से बन गए तीसरे टर्म के लिए। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत 2 जनवरी 2023 को व्यापक प्रवासन और गतिशील भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उसके बाद है इटली। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, ऑस्ट्रिया। भारत और ऑस्ट्रिया 2 जनवरी 2023 को 5 समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इन 5 समझौते में अगर देखा जाए तो कुछ 2 प्रमुख समझौता हुआ है, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे प्रवास और गतिशीलता पर एक समझौता हुआ है, और दूसरा है यहाँ पे कार्य अवकाश, इसी को बोला जाता है वर्किंग हॉलीडे। इससे क्या होगा तो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र 6 महीने तक यहाँ पे काम कर सकेंगे। तो 2 कुछ प्रमुख मुद्दा था यहाँ पे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन K9 वज्र ट्रैक स्वचालित होवित्जर के बारे में सही है? रक्षा मंत्रालय ने 100 और K9 वज्र की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है।
K9 ब्रज ट्रक का निर्माण भारत में देखा जाए तो L&T के द्वारा, लार्सन एंड टुब्रो द्वारा दक्षिण साउथ कोरिया के हानवा डिफेंस से स्थानांतरित तकनीक का उपयोग करके यहाँ पे किया गया था। यह 155 mm 52 कैलिबर ट्रैक्ट सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर है। ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो दोनों का दोनों यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पिछले 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले डैश डैश यहाँ पे पोप थे। दूसरे, तीसरे, चौथे और उसके बाद है यहाँ पे पहले। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, ध्यान रखिएगा, पहले। ठीक है, पूर्व पोप जिनका नाम है क्या है यहाँ पे बेनेडिक्ट 16वें का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का वेटिकन में मेटर एक्लेसिया में निधन हुआ। चूँकि आपको वैंकूवर ध्यान होगा। ठीक है, माना जाता है विश्व का सबसे छोटा कंट्री के रूप में उसको, एकदम। ठीक है, आप बहुत छोटा होगा, आपको दिखाई देगा वैंकूवर, जहाँ पे देखा जाए तो बड़े मात्रा में क्रिश्चियनिटी धर्म का जो संरक्षण वहीं पे मिला हुआ था। ठीक है, जो इटली का इलाका है। ठीक है, जस्ट उसी के किनारे आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक साइड। 2013 में वह पिछले 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। उनके इस्तीफे ने फ्रांसिस के चुनाव का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ठीक है, तो जो भी पोपों की चुनाव प्रक्रिया होती है, बहुत सारे मूवी में आप लोगों ने जरूर देखा ही होगा। किसने अपने करियर में तीसरी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप में तीनों खिताब जीते हैं? मैग्नस कार्लसन, अनीस गिरी, डिंग लरेन, हिकारू नाकामुरा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका ए, मैग्नस कार्लसन ने तीनों विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीते। उन्होंने अपनी करियर में तीसरी बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप के तीनों खिताब जीते हैं। उन्होंने अभी जो जीता हुआ अल्माटी जो कि कजाकिस्तान में स्थित है, तो यहीं पे वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब जीतकर यह उपलब्धि हासिल की। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड जैसे कि नाम है वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज। ठीक है, स्टारलिंक के अपग्रेडेड नेटवर्क के तहत स्पेस एक्स ने अपने फाल्कन 9 लॉन्च वाहन पर कितने स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? 52, 53, 54, 55। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। स्पेस एक्स ने अपने फाल्कन 9 लॉन्च वाहन पर 54 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं। इन उपग्रहों को स्टारलिंक के अपग्रेडेड नेटवर्क के तहत लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च स्टारलिंक के अपग्रेडेड नेटवर्क में से पहला है। अब यहाँ पे आपको जान के मतलब ठीक है, तो जानना ही होगा आपको कि स्टारलिंक यहाँ पे होता क्या है। स्टारलिंक, ठीक है, तो स्पेस एक्स के मुताबिक जो स्टारलिंक है, इंटरनेट की स्पीड देखा जाए तो 50 Mbps से लेके 150 Mbps यहाँ पे हो सकती है। स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए उन इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचा सकती है जहां भौगोलिक बनावट के कारण इंटरनेट नहीं पहुंच पाया था, जैसे कि जंगलों में हो गया, पहाड़ों में हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली देखेंगे तो स्टारलिंक का प्रयोग करके जो भी दुर्गम इलाका है वहाँ पे भी तेज़ जो इंटरनेट है, तेज़ गति का जो स्पीड का ये जो इंटरनेट है उसको आसानी से भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 500 और 1000 रुपये की नोटबंदी के केंद्र के 2016 के फैसले को बरकरार रखा। 5 न्यायाधीशों वाली संविधान बेंच का नेतृत्व किसने किया? जस्टिस एस अबुल नज़ीर, न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना, न्यायमूर्ति BB नागरत्न। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, जस्टिस एस
नजीर के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के 2016 के 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी के फैसले को बरकरार रखा। 5 जजों की संविधान बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली, जो कि चुनौती दी गई थी, 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस नजीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह फैसला सरकार के आर्थिक नीतियों का है, सरकार के फैसले का आर्थिक नीतियों का है, इसीलिए इसे बदला नहीं जा सकता है। डेक्सा टेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बीसीसीआई द्वारा राष्ट्रीय टीम चयन के लिए डेक्सा टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। बिल्कुल सही है। डेक्सा स्कैन एक्सरे तकनीक का उपयोग करके हड्डियों की मजबूती को मापता है। ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं हम लोग, मामला क्या है यहाँ पे। तो बीसीसीआई ने राष्ट्रीय टीम चयन के लिए डेक्सा टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। वनडे विश्व कप जो कि 2013 से पहले टीम इंडिया के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक के दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कुछ अहम फैसले लिए, जिसमें डेक्सा टेस्ट भी था। शीर्ष बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए अब जो 2 टेस्ट होगा, जैसे योयो टेस्ट आप लोग पहले से जान रहे होंगे, योयो टेस्ट पहले से यहाँ पे होता आ रहा था, अब इसके साथ साथ यहाँ पे डेक्सा टेस्ट भी होगा। ठीक है, डेक्सा टेस्ट भी यहाँ पे कराया जाएगा। दोनों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि योयो टेस्ट की बात करें तो यह एक तरह का समझ सकते हैं कि बीप टेस्ट है, एक प्रकार का बीप टेस्ट है। ठीक है, मतलब बीप टेस्ट की तरह ही यहाँ पे होता है, जिसमें खिलाड़ियों को 2 सेटों से बीच यहाँ पे दौड़ लगाना होता है। कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, दौड़ लगाना होता है। डेक्सा जो टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का बोन डेंसिटी टेस्ट है। बोन डेंसिटी टेस्ट है। इस पूरे प्रोसेस में एक्सरे तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? एक्सरे तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। डेक्सा एक सेफ, दर्द रहित और जल्दी से होने वाला टेस्ट है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है हड्डियों की मजबूती को मापना। चुनाव आयोग ने किस राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया? मणिपुर, असम, राजस्थान, त्रिपुरा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, त्रिपुरा में। चुनाव आयोग ने अर्थात इलेक्शन कमीशन ने त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर, ये जो नंबर देख रहे हैं यहाँ पे, ये 929, ये क्या है? यहाँ पे मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र है। तो इन्हीं मतदान केंद्रों पर ध्यान यहाँ पे केंद्रित कर रहा है। देखा जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में इन बूथों पर देखा जाए तो 89% से यहाँ पे कम मतदान हुआ था, इसीलिए इस बार यहाँ पे 90% से अधिक का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने डैश डैश में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान, देख पा रहे हैं यहाँ पे, CDTI, इसका मतलब होता है सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, की आधारशिला रखी देवनहल्ली में, हुबली में, मंगलूर में, दावनगेरे में। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, देवनहल्ली में, कर्नाटक के देवनहल्ली में। कर्नाटक के देवनहल्ली में इसकी स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि CDTI से कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, जो भी आसपास का क्षेत्र है इधर, ठीक है, कर्नाटक हो गया, यहीं पे इधर गोवा, इधर महाराष्ट्र, जो भी आसपास का क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ साथ यहीं पे दमन दीव वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इन सारे क्षेत्रों में जो फोरेंसिक जो जांच है उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और यह CAPF की ज़रूरत को भी पूरा करेगा। हाल ही में लॉन्च किए गए स्मार्ट, इसका मतलब होता है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, यही होता है स्मार्ट।
प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कार्यक्रम केवल भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM इसका मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नाम याद रखिएगा, कितने बार, ठीक है। फुल फॉर्म वगैरह भी पूछा जा सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ठीक है। तो इसके द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो केवल यहाँ पे लगा है ना, तो केवल जब भी लगा होता है तो मैं बार बार आप लोगों से बोलता भी हूँ कि अगर आप बिल्कुल 100% श्योर नहीं है तो उसे आप लोग, ठीक है, रॉन्ग मान के ही चलिए। जैसे कि यहाँ पे केवल लगा है तो यहाँ पे केवल और केवल भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग जो, ठीक है, NCISM के द्वारा ही सिर्फ शुरू नहीं किया गया है, बल्कि इसमें एक और यहाँ पे संस्था मौजूद है जिसका नाम है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसको बोला जाता है CRAS। इसका मतलब होता है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च आयुर्वेदिक सर्विसेज, ठीक है। इन दोनों के द्वारा इसको यहाँ पे शुरू किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देना। दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद कॉलेज और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक, ठीक है, अनुसंधान को यहाँ पे बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल और केवल बी। केंद्र ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर, सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल, गृह मंत्री अमित शाह। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। केंद्र ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए 17 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है, जिसमें प्रमुख जो बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को। इसके अलावा इन 17, ठीक है, सदस्यों में कुछ और भी इम्पोर्टेंट समिति के जो सदस्य हैं इनका नाम पूछा जा सकता है। जिसे ध्यान से आप लोग देखते चलिए, जैसे कि लद्दाख के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के। इसके अलावा नाम भी जान लीजिए, ठीक है, RK माथुर। दूसरे हैं यहाँ पे सांसद, जिनका नाम है जामयांग सेरिंग नामग्याल। उसके बाद है यहाँ पे लेह और कारगिल हिल काउंसिल के अध्यक्ष। उसके बाद है यहाँ पे एपेक्स बॉडी लेह के प्रतिनिधि। इसके अलावा कुछ और भी है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, यहाँ पे मैं मेंशन कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और गृह मंत्रालय के नामित, जो भी यहाँ पे, ठीक है, नामित अधिकारी है गृह मंत्रालय के द्वारा, वो है यहाँ पे, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 टाइप के यहाँ पे, ठीक है, कह सकते हैं कि मेंबर मौजूद हैं। घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक DSIB, ठीक है। डी का मतलब हो जाता है डोमेस्टिक, और SIB का मतलब होता है सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, ठीक है। कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है? SBI, ICI और HDFC बैंक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक है, बिल्कुल सही है। ICICI बैंक और HDFC बैंक को पहली बकेट में रखा गया है, जबकि SBI को तीसरी बकेट में रखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ पे 1 और 2।
अब यहाँ पे समझना है कि ठीक है, पहली बकेट में इनको क्यों रखा गया है और एसबीआई को तीसरी बकेट में क्यों रखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने इन बैंकों को उनके प्रणालीगत जो महत्व स्कोर पे, जो भी इनका जो स्कोर होता है उस पे आधार मान के यहाँ पे, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि पहली बकेट, तीसरी बकेट, ठीक है, इसमें यहाँ पे रखा गया है। इसीलिए आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक को पहली बकेट में और एसबीआई को तीसरे बकेट में यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बना सकता है किसको पहला बकेट में और किसरा, ठीक है, तीसरा बकेट में रखा गया है। ठीक है, समग्र बेरोजगारी दर नवंबर में 8% से बढ़कर दिसंबर में डैश डैश यहाँ पे हो गई थी। 8.9%, 8.2, 8.7, 8.3%। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, 8.3%। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम याद रखिएगा, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसी के आंकड़ों के मुताबिक कुल बेरोजगारी दर नवंबर में 8% से बढ़ के कितना हो गया है, 8.3% यहाँ पे हो गया है। इसमें देखा जाए तो शहरी बेरोजगारी दर नवंबर में देखा जाए तो 8.96% से बढ़कर दिसंबर में 10.09% तक हो गया है। S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स दिसंबर में डैश डैश पर था, 53.8, 57.8, 51.8, 47.8। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 57.8। भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की गतिविधियाँ दिसंबर में 13 महीने के उच्च स्तर पे यहाँ पे पहुँच गई थी। एक मासिक सर्वेक्षण के अनुसार नए व्यवसायों के स्वस्थ प्रवाह द्वारा समर्थित मजबूत मांग की स्थिति ने विनिर्माण उत्पादन में वृद्धि कर दी। अब यहाँ पे जो नाम है S&P देखा जाए तो ग्लोबल रेटिंग इज एन अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एक तरीके का कह सकते हैं आप, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। जैसे कि बहुत सारा है यहाँ पे, जैसे भारत में, ठीक है, जैसे सिविल का नाम आप लोगों ने शुरू होगा, क्रीफ का नाम आप लोगों ने जरूर, ठीक है, सुना होगा, इक्वाफेक्स का नाम आप लोगों ने जरूर यहाँ पे सुना होगा। ठीक है, तो ऐसे सब यहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो यहाँ पे मौजूद होती है, वैसे ही ये भी है यहाँ पे S&P ग्लोबल रेटिंग है यहाँ पे। ठीक है, इज एन अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। यहाँ पे देखा जाए तो इसके द्वारा जो बताया गया था कि जो दिसंबर में 57.8 था और नवंबर में 55.7 के आसपास था। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कितना था दिसंबर में, 57.8। किस देश ने 1 जनवरी 2023 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है? क्रोएशिया, यूक्रेन, बुल्गारिया, इटली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, क्रोएशिया के द्वारा अपनाया गया है। क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2023 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा में अपना लिया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 यूरो बराबर जो क्रोएशियाई जो मुद्रा होता है, कूना जिसको बोला जाता है, तो 1 यूरो बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7.53 कूना। ठीक है, अब यहाँ पे क्रोएशिया की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे, ठीक है, यही है क्रोएशिया। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। क्रोएशिया ने सीमा रहित यूरोप क्लब में प्रवेश कर लिया है। कहाँ पे? एक शब्द का नाम है यूरोप क्लब में प्रवेश कर लिया है। और पासपोर्ट जो मुक्त जो, ठीक है, जो क्षेत्र होता है, इसका नाम होता है शेंगेन क्षेत्र। ये शब्दावली आप लोगों को ध्यान में रखना है। यूरोप क्लब में, यूरोजोन को अपना लिया तो यूरोप क्लब में, शेंगेन क्षेत्र में भी इंटर कर लिया है। शेंगेन क्षेत्र देखा जाए तो
25 इसमें यूरोपीय देशों के प्रदेश शामिल हैं जिन्होंने लग्जमबर्ग के शेंगेन शहर में 1985 में हस्ताक्षरित शेंगेन समझौते को लागू किया था। इसका मेन मकसद यही था कि इन 25 क्षेत्रों में अगर कोई एक व्यक्ति जिस किसी भी एक क्षेत्र का यहाँ पे व्यक्ति है, ठीक है, तो 25 क्षेत्रों में विदाउट पासपोर्ट वो आवागमन कर सकता है। ठीक है, जैसे भारत के लोग कहाँ बिना पासपोर्ट के नेपाल में जा सकते हैं आसानी से, नेपाल के लोग भारत में आ सकते हैं, तो कुछ इसी टाइप का मामला है यहाँ पे।